एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? फाइनली बच गए हैं 4:30 और मिल गए हैं अपन लोग फिर से। वी आर बैक। यस यस यस, आई नो 2 दिन क्लास नहीं हुई है ना? आई नो, मुझे पता है 2 दिन क्लास नहीं हुई है, बट ऑलरेडी तुम रीजन जानते हो कि मैं क्यों क्लास तुम्हारी ऐसे बीच बीच में तुम्हारे ब्रेक्स में ले रही हूँ, है ना? तो 2 दिन बीच में क्लास क्यों नहीं हुई है मैं तुम्हें पर बता देती हूँ। जस्ट बिकॉज मेरी भी पढ़ाई थी, है ना? मेरे भी कुछ असाइनमेंट्स थे, मेरे भी कुछ प्रैक्टिकल्स थे, मेरे भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, है ना? जो भी तुम समझना चाहो वो मेरे चल रहे हैं, है ना? तो अभी मैं उसी फेज में हूँ। तो एवरीडे जब भी मेरा काम थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है देन मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाती हूँ, बट डोंट वरी। मैंने जैसे तुम्हें बहुत बार मैंने तुम्हें कहा है कि इस काम की वजह से, मेरे काम की वजह से तुम्हारी क्लासेस में, तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारे सिलेबस में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ, एक बात बताती हूँ। मैं जब भी अपना जब वो वाला काम करती हूँ ना, मतलब अपने कॉलेज का जब मैं काम करती हूँ, जब मैं प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या मैं रिपोर्ट्स बनाती हूँ ना, उससे मेरे दिमाग में ना तुम्हारे बारे में ख्याल आता है। अरे यार, आज भी मैंने क्लास नहीं ली, आज मैंने क्लास नहीं ली, फिर मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाएंगे, है ना? मुझे वो ख्याल आता है हमेशा। लिटरली मुझे वो ख्याल आता है कि वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो मुझसे सोचेंगे अरे यार दीदी फिर चली गई, दीदी को तो मतलब वो बस गायब ही हो जाती हैं, है ना? बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता करना ये चीज। बिल्कुल मुझे मतलब सी आई टेल यू समथिंग। तो तुम उसमें जाओगे ना 12th क्लास में, तो वहाँ पे तुम्हारा चैप्टर है, चैप्टर 5 करके थेरेपी, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, ठीक है? वहाँ पे हम बहुत सारी थेरेपीज पढ़ते हैं। थेरेपी क्या होता है? थेरेपी इज बेसिकली जिससे कि तुम्हें थोड़ा बेहतर फील होता है ना? तुम्हें जो भी स्ट्रेस होता है, तुम्हें कुछ भी परेशानी होती है, तो तुम कुछ ऐसे काम कर लेते हो या जब तुम किसी से बात कर लेते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है, तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, तुम्हारे जितने भी मसले हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना? तो मेरे लिए दैट थेरेपी इज यू, लाइक दैट थेरेपी इज टेकिंग क्लासेस विद, ठीक है? आपसे बातें करना, आपके साथ मतलब ये चीजें करना, आपके लिए क्लास ऐसे ऑर्गेनाइज करना, आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करना, ऐसे बात करना, है ना? कैमरा में ऐसे बात करना, जस्ट फीलिंग लाइक मेरे सामने कोई बच्चे, मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे रसगुल्ले बैठे हैं जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ, तो दैट फील्स अ थेरेपी टू। मेरे जितने भी स्ट्रेस होते हैं, मेरी कुछ भी परेशानी होती है, वो जितने देर मैं क्लास लेती हूँ ना वो खत्म हो जाता है, मुझे उसके बारे में ख्याल तक नहीं आता लिटरली। सो दैट इज अ थेरेपी फॉर मी। बट यस, कभी कभी मैं थेरेपी नहीं कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरी बहुत सारा काम मेरे बीच में आ जाता है। बट मैंने तुम्हें जैसा कहा है, तुम्हें इस बात में कोई वो डाउट नहीं होगा, तुम्हारे प्रॉब्लम, तुम्हारी इस जब तक तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस नहीं खत्म हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी? इस बात का बिल्कुल तुम वो मत करना कि पता नहीं अब सिलेबस खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो सब का टेंशन तुम मत लेना, ठीक है? ओके, सो विद दिस, पहली बात, बहुत 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 ज्यादा तुम्हारा स्वागत है नंदन, अभिनंदन, बहुत ज्यादा स्वागत है आज के हमारे पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आपका सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। आई नो 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, बट मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे कहा था कि जितना मेरे तक अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने सेंसेशन खत्म करवा दिया था, इफ यू रिमेम्बर। मैंने ये सेंसेशन खत्म करा दिया था। आज की क्लास में अपन लोग पूरा अटेंशन कंप्लीट करेंगे और कल की क्लास में हम परसेप्चुअल प्रोसेसेस से स्टार्ट करेंगे। यस, तो मैंने तुम्हें कहा था, मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया है सेंसेशन वगैरह उतना तुम पढ़ लेना। यस, पढ़ा? नहीं पढ़ा, मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि तुम्हें जब तक डांट नहीं पड़ेगी तो तुम काम करोगे नहीं, है ना? तुम्हारा मोटिवेशन इज डांट, है ना? चाहे मुझसे पढ़े, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें डांटे, है ना? तुम्हें बस डांट की जरूरत है तब तुम काम करते हो। आई कैन अंडरस्टैंड, वो तुम्हारा फील, कोई बात नहीं। तो तुम्हें मैं एवरीडे डांट दिया करूंगी, है ना? प्यार से मैं डांट दिया करूंगी, और कभी कभी सीरियस होके भी मैं डांट दूंगी। अब कौन सी डांट के तुम्हारे ऊपर असर होता है वो तुम्हें ही पता होगा, है ना? और अभी अगर तुम जो ये लेट के जो क्लास देख रहे हो ना, ये लेट के क्लास देखना बंद कर दो, बिकॉज इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये। अगर नहीं समझ में आएगी तो तुम्हें ही लगेगा कि इतनी इजी चीज थी, मुझे समझ में क्यों नहीं है, ठीक है? लिटरली इजी है ये, सब कुछ इजी है, ये सब तुम्हें पता है।
हम बस इसको अच्छे से टेक्निकल टर्म्स में पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी। सेंसेशन ऐसा तो है नहीं कि तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, तुम्हें पता नहीं होगा मेरे सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, पता है ना। तुम्हें पता है ना कि वो सेंसरी ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन कैसे लेके तुम्हारे उसमें डालते हैं, तुम्हें ये सब पता है ना। बस वही है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है जी। तो उस पे हम आएंगे, चैप्टर पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग हो कैसे। यस, फाइनली इट्स फ्राइडे, वीकेंड आने वाला है, हमारा वीकेंड शुरू हो चुका है ना। वीकेंड मूड, वीकेंड वाइब सोकर शुरू हो गई है। तो कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है? ऐसा तो नहीं कि बहुत परेशानी है? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? यस, नो, मे बी, ठीक है। तो तुम मुझे बता सकते हो, और मैंने तुम्हें बताया भी है कि जब भी तुम्हें कोई भी परेशानी हो, तुम्हें कोई भी मसला हो, तो यू कैन शेयर इट विथ मी। तुम मुझे मेल कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो, और मैं तुम्हारे मसले का इलाज ढूंढ सकती हूँ। हाँ जी, यस, ओके। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यस, और घर पे सब ठीक ठाक हैं, सब सुरक्षित हैं। बारिश फाइनली, दिल्ली में अब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ऐसे कल तो दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी, मतलब एक्सट्रीमली ही बारिश हुई थी, सुबह से बारिश हो ही रही थी। तो मैं कल सुबह में गई थी, मतलब अपने कैंपस में हमें एवरीडे जाना होता है, 9 बजे तक पहुंचना होता है। मैं कल पहुंची थी भाई, इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी कि उसमें क्या ही बताऊं। या तो बारिश नहीं होती, हमारे दिल्ली में दो ही चीजें होती, या तो कोई चीज बहुत एक्सट्रीम्स में ही होती है, या तो कुछ होगा, या तो कुछ बिल्कुल नहीं होगा, बीच में कुछ नहीं होता। एक्सट्रीम्स पे होता है, या तो गर्मी बहुत एक्सट्रीम होगी, या तो बहुत ही ज्यादा बरसात हो जाएगी। ऐसा अभी के मौसम में यही हो रहा है, यही ही होता है, एक्सट्रीम्स में होता है। तो खैर, जो होता है वो होता है, बट नेवर माइंड। अपन लोग आ जाते हैं कि हमने लास्ट क्लास दैट इज ट्यूसडे को क्या पढ़ा। यस, तो ट्यूसडे को, जैसा तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें सेंस मोडालिटी के बारे में पढ़ाया था, जहां पे मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, भले ही उनका काम है कि हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, है ना। अपना अपना सेंस ऑर्गन अपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है। आईज है, आपकी ब्यूटीफुल आईज है, तो वो आपकी जो चीजें देखने में आपको हेल्प करती है। आपके जो कान है, वो चीजें सुनने में काम करते हैं ना, जैसे मम्मी की डांट हो गई, पापा की भी डांट हो गई, ये सब चीजें सुनने में हेल्प करता है। उसके बाद जो तुम्हारा टेस्ट होता है, वो तुम्हारे जो टंग होता है, जो वो तुम्हारा क्या करता है, वो जो भी मम्मी ने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, चाहे लौकी टिंडे हो, है ना, वो तुम्हारे फेवरेट है, ऑफ कोर्स फेवरेट है, तो वो सब तो वो सब टेस्ट करने में हेल्प करता है। यस, तो हमने ऐसे सारे सेंसरी ऑर्गन्स का पढ़ा था, और हमने ये समझा था कि हर एक सेंसरी ऑर्गन की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या होते हैं कि हर एक सेंसरी ऑर्गन जो है एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी में या स्टिमुलेशन में ही कोई चीज कर सकता है। यस, इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। अगर उसके लिए वो स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा है, स्टिमुलेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, तो उसमें उसका स्टिमुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। आईज के बारे में हमने बात करी थी कि आंखें जो है तुम्हारी बिल्कुल कम लाइट में और बहुत ज्यादा लाइट में नहीं देख पाती। कान बहुत धीरे चीजें या बहुत लो वॉइस या बहुत हाई वॉइस नहीं सुन पाता, है ना। तो ऐसे हमने बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करी थी। यस, नाउ हमने उसके बाद ये भी पढ़ा था कि देयर आर टू बेसिक, हमने साइकोफिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। सबसे पहला था एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हमने क्या पढ़ा था कि एक मिनिमम इंटेंसिटी है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन है जो किसी भी सेंसरी सिस्टम को चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, उसके दरवाजे पे नॉक नॉक करने के लिए कि हाँ मुझे भाई ये इंफॉर्मेशन अब कलेक्ट करनी है, ये स्टिमुलस मेरे काम का है। तो उस बारे में अगर उसको स्टिमुलेशन पता चले, उसके लिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज नेसेसरी। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम वैल्यू जो हमें चाहिए सो दैट हमारा सेंसरी स्टिमुलेशन, सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं सेम चीज बोलूं कि मान लो, जैसे हमने यहाँ पे पानी के बारे में बात करी थी, मान लो अब मैं चाय के बारे में बात करूं, तो चाय तो तुम्हारी फेवरेट है, वो तो मुझे पता है, जैसे मेरी भी फेवरेट है ना। जैसे मैं बता दूं, पहले मेरी कॉफी फेवरेट थी, बट कॉफी मेरी अभी भी फेवरेट है, एवरग्रीन है। बट अब मेरे साथ साथ कॉफी के साथ साथ चाय भी अब मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो क्या होता है, अब जैसे चाय तुम पीते हो, है ना, चाय बनाने का एक तरीका होता है।
तो क्या होता है, जैसे चाय में तुमने बिल्कुल चीनी नहीं डाली, अब तुम नए नए तुमने चाय पीना भी शुरू किया था, ठीक है, तुम तो वैसे ही चाय पी रहे थे और एक तुम्हारे दोस्त ने नया नया चाय पीना शुरू किया, तो तुम क्या करोगे, उससे पूछोगे कि भाई मैं तेरे लिए चाय में कितनी चीनी डालूं कि वो तेरे लिए मीठी हो। तुम्हारे दोस्त ने कभी चाय पी नहीं है तो वो क्या बोलेगा, अच्छा भाई तो एक काम कर, पहले 1 चम्मच चीनी डाल। उसने मिलाया, थोड़ा सा पी के देखा, अगर उसने पिया तो उसको ने बोला नहीं यार बहुत ना मीठी का, बहुत कम मीठी है, मतलब मीठे का ना मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, एक काम कर, एक और चम्मच डाल दे। तो उसमें तुमने दो एक और चम्मच डाली, तो मतलब 2 चम्मच हो गई चीनी टोटल। तो जब तुमने मिलाया तो उसने बोला, तुम बोले कि नहीं अब ना मुझे चीनी का टेस्ट आ रहा है। अब चीनी का टेस्ट आने का मतलब क्या है कि कम से कम मिनिमम 2 चम्मच तो मुझे चीनी डालनी ही पड़ेगी, जिससे मेरा टंग रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो सके। अब 2 चम्मच तुमने चीनी डाल दी, 2 चम्मच चीनी इज मिनिमम, दैट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। अब तुम्हारी जो तुम्हारे तुमने अपने दोस्त के लिए जो चाय बनाई उसमें तुमने 2 चम्मच चीनी डाली, और तुम्हारी जो चाय है जिसमें तुमने 3-4 चम्मच चीनी डाली, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कौन से ऐसे पॉइंट पे इन दोनों चाय के टेस्ट में डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस पता करने के लिए वी हैव डिफरेंस थ्रेशोल्ड। सिंपल। मान लो तुम्हारे दोस्त ने बोला कि मेरी तो 2 चम्मच चीनी में मुझे चीनी की मिठास आ जाती है, अब तुम बोल रहे हो कि यार नहीं मुझे ना, मतलब फिर तुम क्या करते हो, तुम अपने लिए भी वैसा ही बनाते हो, सेम उसी तरीके से बनाया। लेकिन अब तुमने क्या किया, 2 चम्मच तुमने जब 2 चम्मच वाली चीनी की जो चाय पी, उसमें तुम्हें ना चीनी का टेस्ट आ ही नहीं रहा, तो तुम्हें नहीं आ रहा, तुमने क्या किया, एक और चम्मच, मतलब तुमने तीसरी चम्मच चीनी डाली, तुमने उसको पिया, अब तुम्हें चीनी का टेस्ट आ रहा है। तो अब क्या होगा, तुम्हारे चाय में और तुम्हारे दोस्त के चाय में अगर हम इसका कंपैरिजन करें, कितने डिफरेंस के बाद, कौन से अंतर पे तुम्हारा पहले वाला चाय अब नए, मतलब तुम्हारा चाय तुम्हारे दोस्त के चाय से अलग है, कौन से पॉइंट पे अलग हुआ, जब तुमने तीसरी चम्मच चीनी डाली, थर्ड स्पून, है ना, एक और चम्मच चीनी डालने से वो डिफरेंस पता चल गया, तो दैट इज द डिफरेंस थ्रेशोल्ड। यस, ये क्लास में हमने इस बारे में, और हमने ये क्यों पढ़ा, ये समझने के लिए, क्योंकि हमने इससे पहले समझा था फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। हमने ये पढ़ा था कि हर एक सेंसरी स्टिमुलस को, हर एक सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन चाहिए, हाँ कि ना। सिंपल सी बात है, देखो तुम्हें भी एक्टिवेट होने के लिए एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ डार्ट जरूरी है ना, तो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मार पिटाई जरूरी है, हाँ कि ना बोलो। अगर नहीं मिलेगा तो तुम कोई काम नहीं करते हो, अगर बहुत मिल जाएगा तो तुम बिल्कुल ही काम नहीं करोगे, है ना, डर डर के सहम के बैठ जाओगे। रिलेटेबल है, देखो बहुत रिलेटेबल है। तो तुम सॉरी, अगर तुम्हें मुझे एक्टिवेट करना है, तुम्हें मुझे अगर ये करना है कि तुम कोई काम करो, तो तुम्हें करने के लिए मुझे एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ डार्ट चाहिए। अब अगर मुझे पता है कि इतनी डार्ट तो तुम्हें पड़ेगी, मतलब एक तुम्हें सुबह में भी चाहिए और एक तुम्हें, मतलब हर काम से पहले तुम्हें एक डार्ट चाहिए, तो वो तुम्हारा मिनिमम है। लेकिन अब अगर मैं ये बताऊं कि तुम्हारे डार्ट में कितना अंतर होना चाहिए जिससे कि तुम अब काम करोगे, कौन से पहले तुम्हें डांट नहीं मिलती और अब तुम काम कर, तो इन दोनों फेजेस के बीच में कितने डांट का फासला आया जिससे कि तुम काम करने लगे, वो हो जाएगा डिफरेंस थ्रेशोल्ड। समझ में आया, आया ना। तो पढ़ाने का कैजुअल तरीका कैजुअल है, लेकिन तुम्हें चीजें समझ में आ जानी चाहिए। यस, तो मैंने वही कहा, उसी तरीके से ये इसी प्रिंसिपल पे एब्सोल्यूट एंड डिफरेंस लाइनमेंट पे सारे आपके सेंसरी सिस्टम काम करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था ये टेस्ट का दिया था, टेस्ट रिसेप्टर का, यही सेम चीज आपके आईज के लिए भी होगा, ईयर्स के लिए भी होगा, स्किन के लिए भी होगा एंड स्मेल के लिए भी होगा। ठीक है, ओके ना, तुमने इतना कुछ पढ़ लिया। अब फिर यहाँ पे हमने ये देखा था लास्ट में कि कैसे ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन तक जाती है। तो सेंसरी रिसेप्टर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो सेंसरी रिसेप्टर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक एक न्यूरल पाथवे से लेके जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, क्योंकि ब्रेन को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की भाषा समझ में आती है, तो वो उस भाषा में इंफॉर्मेशन को जो सेंसरी रिसेप्टर ने
रिसीव करिए इंफॉर्मेशन, वो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट, जैसे तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है लेकिन तुम्हारे दोस्त को जर्मन आती है, तो तुम उसको इंग्लिश को जर्मन में कन्वर्ट कर दो ना कि उसको समझ में आए, वैसे ही तुम्हारे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की भाषा समझ में आती है। तो जो इंफॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर ने कलेक्ट किया उसको हम अपन लोग कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं जो ब्रेन को समझ में आए, उसमें जाता है और उसमें कन्वर्ट होके वो न्यूरल पाथवे की मदद से ब्रेन तक पहुंचता है। और ब्रेन में पहुंचने के लिए वहीं पर वो जाके वो चीजें इम्पल्सेस नोटिस होती है। अगर आपके सेंसरी रिसेप्टर में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, कोई डैमेज है, कुछ भी है, तो आपके सेंसेशन वाली जो एक्टिविटी है जो ब्रेन तक पहुंच रही है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ब्रेन तक पहुंच रही है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ये सारी एक्टिविटी सस्पेंड हो जाएगी, ये सारी एक्टिविटी खत्म, मतलब बेसिक सेंसेशन आपका खत्म हो सकता है। ठीक है, सेंसेशन समझ में आया? सेंसेशन हमने क्या पढ़ा था? सेंसेशन इज बेसिकली जहां पे आपके सेंस ऑर्गन आपके आजू बाजू के इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम से कलेक्ट करते हैं। आईज देखकर ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सुन के नहीं करेगा, सुनने का काम ईयर का ही, वो वाली चीज है। ठीक है, सब अपना अपना यहाँ पे काम करते हैं, जैसे तुम अपना अपना घर में काम करते हो, हाँ, तो वैसे यहाँ पे भी सारे सेंसरी सिस्टम अपना अपना अकेले अकेले काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अपन लोग, ये था हमारा लास्ट क्लास का रिकैप। अब आज की क्लास का हमारा मोटो क्या है? हमने पढ़ लिया सेंसेशन, सेंसेशन हमारा खत्म। आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द अटेंशनल प्रोसेसेस। यस, अटेंशन, अटेंशन मतलब मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, सुना है ना? तो अटेंशन मतलब क्या? ध्यान देना, है ना? किसी भी चीज के ऊपर फोकस करना। आपके आजू बाजू बहुत सारी चीजें चल रही है, आपके आजू बाजू बहुत सारे स्टिमुलस है, लेकिन आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो। आपके फेयरवेल पार्टी में आप जो भी किसी पार्टी में गए, आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान बस एक ही लड़की पे गया, फिर तुम्हारा ध्यान एक ही लड़के पे गया। और रिलेटेबल बना देते हैं, तुम एक शादी में गए, और उस शादी में जब तुम गए तो तुम्हारा ध्यान बस एक ही खाने के काउंटर पे था। तुम्हारे आजू बाजू बहुत सारी चीजें चल रही है, डांस हो रहा है, रिश्तेदार आए हुए हैं, गेस्ट हैं, सब फोटोज खिंचा रहे हैं, कोई रील बना रहा है, दूल्हा दुल्हन आ गए, सब कुछ हो रहा है, पर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फूड कोर्ट पे, खाने के काउंटर पे तुम्हारा ध्यान। तो वहाँ अटेंशन, अटेंशन समझ। तो दिस इज कॉल्ड अटेंशन, जब आपके आजू बाजू बहुत सारी चीजें होती है और उन सारी चीजों के परे आप एक ही चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, उसी के ऊपर आपका मेन फोकस रहता है और उसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। आपके जो जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है सारे एक्टिव है। सबने देखा कि आजू बाजू क्या हो रहा है, तुम सुन भी रहे हो कि म्यूजिक चल रहा है, तुम देख भी रहे हो कि इतने सारे लोग हैं, तुम ये भी देखो कोई रील बना रहा है, ये सब हो रहा है ना? तुम क्या नाम है, सब कुछ तुम अपना एक्सपीरियंस कर, तुम स्मेल कर रहे हो, तुम्हें खाने की खुशबू आ रही है, तुम्हें आज लाइक पूरा फूल वगैरह डेकोरेटेड है तो फूल की खुशबू आ रही है, तुम्हें परफ्यूम्स की स्मेल आ रही है, अलग अलग परफ्यूम्स की भी स्मेल आ रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तुमने कहाँ पे अपना केंद्रित किया? इन सब में से तुमने कौन सी चीज पे फोकस किया? फूड के काउंटर पे। तो अब फूड के काउंटर पे तुम्हारे सारे सेंसरी प्रोसेसेस, रिसेप्टर्स काम करेंगे, देखना भी, स्मेल भी करना, सुनना भी। सुनने सुनोगे क्या यहाँ पे? सुनोगे जो खाने का, फूड कोर्ट का जो खाने का वो है, बर्तन की आवाज, तंदूर की आवाज, कुछ भी होगा, है ना? ये सब हो जाएगा तुम्हारा सेंसरी ऑर्गन। और ये सब तुमने किसके लिए यूज किया? अटेंशन। तो ये ब्रेन तुम्हारा सेलेक्ट करता है कि तुम कौन सी चीज पे अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हो, हाँ कि ना? चलो, तुमने अभी तक पढ़ लिया सेंस मोडालिटी क्या होता है, कि सेंस मोडालिटी क्या होता है, जिससे कि तुम अपनी एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो भी तुम चीजें आजू बाजू तुम्हारी हो रही है उससे तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, और अंदर से भी तुम्हारा इंटरनल सिस्टम से भी होता है। अब मैंने जैसा बताया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी तुम्हारी सेंसरी सिस्टम साइमल्टेनियसली कलेक्ट कर रही है, बहुत तरीके का स्टिमुला है ऑलरेडी। एक मिनट को उसको पेन करना, थोड़ा सा छोटा कर साइज। बहुत सारा जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, आ, हाँ, बहुत सारा जो तरीके का जो इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा स्टिमुला है, आपका जो सेंस ऑर्गन है वो साइमल्टेनियसली कलेक्ट कर रहा है, हर चीज को वो नोटिस कर रहा है। और लेकिन अब बात यह है कि हर किसी से क्या सेंस ऑर्गन सब
पे सेम टाइम पे नोटिस करेगा। कहने का मतलब है कि आपका सेंसरी ऑर्गन के आजू बाजू बहुत सारी चीजें, तुम्हारे आजू बाजू बहुत चीजें, बट क्या तुम सबके ऊपर इक्वली ध्यान देते हो? नहीं देते। तुम सबके ऊपर एक ही टाइम पर सबके ऊपर ध्यान नहीं देते। तुम कुछ कुछ ही स्टिमुलाई के ऊपर ध्यान देते हो, है ना। मान लो तुम क्लास में, फिजिकल क्लासरूम, स्कूल वाले क्लासरूम में, ठीक है। तुम क्लासरूम में गए, क्लास में तुम्हें मैम ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हिस्ट्री का पढ़ा रही है, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, या अगर आप साइंस से हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, या कॉमर्स से हो तो अकाउंट से बिजनेस स्टडीज में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। टीचर बोल रहे हैं, बाहर में बारिश हो रही है, कॉरिडोर में बच्चे घूम रहे हैं, क्लास में बच्चे आपस में भी बात कर रहे हैं, अब तुम्हारा ध्यान क्या होगा? तुम्हारे आजू बाजू बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपना ध्यान जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें उस ध्यान उस पे देना है ना। तो यही चीज, जब तुम इतने सारे डिस्ट्रैक्शन में, जब तुम्हारे आजू बाजू इतनी सारी चीजें होती है, उसमें से जब तुम एक पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। कि तुमने उसके ऊपर अपना ध्यान दिया, अटेंशन मतलब ही होता है ध्यान। तो तुमने इतनी सारी चीजों में से एक चीज के ऊपर ध्यान दिया क्योंकि तुम्हारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। गॉट इट? ओके, थोड़ा सा और उसको अच्छे से मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम अपने क्लासरूम में एंटर करते हो तो तुम बहुत सारी चीजें देखोगे, दरवाजा है, खिड़की है, पेंटिंग है, बहुत कुछ है ना। वाटर बॉटल है, स्टूडेंट्स हैं, चेयर है, स्कूल बैग है, बहुत कुछ है। लेकिन तुम एक टाइम पर एक दो चीज पे ही फोकस करते हो, और तो ऐसा तो नहीं बाकी चीजें गायब ही हो जाती, लेकिन तुम एक आध चीज पे ही फोकस करते हो, यस। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें तुम कुछ कुछ ही स्टिमुलाई के ऊपर कुछ स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हो फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अदर्स, उसको अपन लोग अटेंशन कहते हैं। अटेंशन का डेफिनेशन, गॉट इट? तुम्हारे आजू बाजू, मतलब मान लो मैं तुम्हें बताती हूँ, ओके, तुम मिठाई की दुकान में गए, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला बेटा, अम, मासी के घर जाना है, चलो एक अच्छी सी जाके ना दुकान से मिठाई तुम ले आओ, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि यही ला, उन्होंने बोला तुम्हें जो पसंद है बोले है ना, बस आधे किलो में लेते हैं, उन्होंने तुम्हें क्वांटिटी बता दी। अब तुमने क्या गए, तुम मार्केट, तुम पूरे चले गए मिठाई की दुकान में, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमने पूरी मिठाई के सेक्शन को स्कैन कर लिया और तुम्हारे सामने बहुत सारी वेराइटी है ना। अब तुम कंफ्यूज हो गए, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा फोकस, तुम क्या करोगे, तुम ऐसी चीज को लोगे जो तुम्हारे भी मन में होगा ना, कुछ ऐसा लेना है जिसके ऊपर ज्यादा, मतलब ज्यादा गिरे नहीं, ज्यादा उससे परेशानी ना हो, है ना, चाशनी वगैरह ज्यादा ना गिरे, ले जाने में भी इजी हो रहे, ड्राई हल्का रहे, उस टाइप। तो तुमने क्या किया, अपना फोकस एक टाइप पे कर दिया, एक दो चीज पे कर दिया, फिर तुम्हें याद आया कि मासी को ना ये चीज पसंद है, तो तुमने क्या किया, 15-16 वैरायटी की मिठाई से तुमने एक मिठाई पे अपना फोकस वो कर दिया, अटेंशन वो ग्रैब कर दिया, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। 15-16 ग्रुप ऑफ मिठाई में से तुमने एक ही मिठाई को चूज किया, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। दैट इज सिलेक्शन ऑल्सो, सिलेक्शन भी है, लेकिन तुमने उसके ऊपर अपना ध्यान भी तो दिया, तुम्हें याद भी तो आया कि अच्छा मेरी मासी को ये पसंद है, तो उनको इस टाइप की मिठाई पसंद है, तो मैं यही ले लेता हूँ। तो क्या किया तुमने, बहुत सारे स्टिमुलाई के बीच में से तुमने कुछ पे फोकस किया, तुमने कुछ को सिलेक्ट किया जिसके बारे में तुम ध्यान प्रोसेस कर सकते, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। अब क्या होता है, अटेंशन जो है काफी अलग अलग चीजों से उसको वो किया जाता है, सिनोनिमस माना जाता है, उसके पर्या वाची माने जाते हैं उसके बहुत सारे शब्द, जैसे अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड सर्च। जो मैंने तुम्हें अभी बताया, ये मिठाई वाला, ये सर्च में आ जाएगा। अटेंशन जो मैंने तुम्हें बताया, जो मैंने तुम्हें क्लास का बताया कि तुम्हारी क्लास में इतनी सारी चीजें हो रही है, बाहर में ऐसी चीजें हो रही है, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, बाहर में बारिश हो रही है, लेकिन तुमने अपना ध्यान कहाँ दिया, तुम्हारे सर की बातों। तो डैट इज सर या मैम जो भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अटेंशन। तुम्हारे आजू बाजू इतनी सारी चीजें हो रही है बट तुमने एक चीज पे ध्यान दिया, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। लेकिन अटेंशन की और भी अलग सेवरल प्रॉपर्टीज होती है, सेवरल प्रॉपर्टीज के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, सेवरल प्रॉपर्टीज पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है।
ओके, रुको मैं इसको थोड़ा सा मिटा ही देती हूँ। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से जा रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अटेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला अलर्टनेस। अलर्टनेस मतलब बिल्कुल तैयार रहना किसी चीज से डील करने के लिए, किसी चीज से लड़ने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज को यूज करने के लिए, अलर्टनेस। तो इंडिविजुअल की रेडीनेस टू डील विद द स्टिमुलाई दैट अपीयर बिफोर हिम और हर। अलर्ट स्टेट, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल वो वाला स्टेट, तो वो चौकन्ना वाला स्टेट है ना, बिल्कुल रेडी स्टेट कि कुछ भी, मतलब एक बार सीटी बजी और मैं भागा। जैसे स्कूल में होता है ना रेस, तो रेस क्या होता है, सब कोई स्टार्टिंग लाइन पे होता है एंड एक पोजीशन ऑन द मार्क स्टेशन पॉइंट पे होता है। जैसे ही सीटी बजी और वो भागी, है ना, तो ये होता है अलर्टनेस कि वहां पे जितने भी लोग स्टार्टिंग लाइन पे खड़े वो सब अलर्ट स्टेट पे, वो लोग बिल्कुल रेडी है कुछ करने के लिए, रेस में दौड़ने के लिए वो बिल्कुल रेडी है, तो दैट इज अ रेडीनेस स्टेट। तो वही लिखा है इंडिविजुअल की रेडीनेस, इंडिविजुअल की कितना वो तैयार है, इंडिविजुअल की तैयारी टू डील विद द स्टिमुलाई जो उसके सामने आती है। तो ये हो गया रेस वगैरह के लिए, है ना। तो इसमें तुम ये एग्जांपल दे सकते हो। देखो एक बात याद रखना, तुम अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हो ना, उसमें अगर तुम एग्जांपल दोगे तो वो सोने पे सुहागा होगा एंड टीचर तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेंगे। एग्जाम्पल देने के मार्क्स होते हैं, ये याद रखना बात। अगर मैं एग्जाम्पल पे इतना फोकस करूं इट्स जस्ट बिकॉज कि उसके मार्क्स होते हैं। ओके, नाउ अलर्टनेस समझ में आया। अलर्टनेस इज व्हाट, तुम्हारी कितनी तैयारी है, तुम कितने ज्यादा रेडी हो किसी भी स्टिमुलाई से डील करने के लिए। सेकेंड पॉइंट कम्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, तुम्हारे आजू बाजू अभी बहुत सारी चीजें हो रही है, उसमें से तुम एक चीज पे फोकस करो, दैट इज कंसंट्रेशन। तो जो मैंने अभी तुम्हें टीचर का एग्जांपल दिया था क्लास वाला, वो कंसंट्रेशन में ही आता है। मैंने क्या बोला, तो बोले कि दीदी आप कंफ्यूज कर रहे हो, कभी आप बोलते हो अटेंशन, कभी बोलते हो कंसंट्रेशन। जो आपका अटेंशन है ना, अटेंशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है ये। अटेंशन इसी के बेसिस पे तो है। अटेंशन तुम कब करोगे, तुम अलर्ट कब फील करोगे, जब तुम उसको अटेंशन दोगे, तभी तो तुम रेडी फील करोगे। कंसंट्रेशन कब होगा, जब तुम्हारे अंदर अटेंशन की कैपेबिलिटी होगी, तभी तो तुम कंसंट्रेशन सीखोगे। सर्च कब करोगे, सर्च में क्या होता है, तुम पूरी ध्यान के साथ कोई चीज को ढूंढते हो। तो अटेंशन के ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मैं किसी को मिक्स कर रही हूँ तो वो मिक्स नहीं कर रही हूँ, वो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, इसमें कोई सही गलत नहीं होता, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ कि तुम्हारे आजू बाजू भी बहुत सारी चीजें हो रही है, उसमें से तुम एक चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो। फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट व्हाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स इन द मोमेंट, अदर्स फॉर द मोमेंट। फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, स्टूडेंट जो है वो टीचर के लेक्चर पे ध्यान दे रहा है और बाकी जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हैं उन सबको इग्नोर कर रहा है। कंसंट्रेशन समझ में आया। एक हुआ अलर्टनेस, एक हुआ कंसंट्रेशन। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सर्च। सर्च क्या होता है, ढूंढना, है ना। सर्च इज व्हाट कि ऑब्जर्वर लुक फॉर सम स्पेसिफाइड सबसेट ऑफ ऑब्जेक्ट अमंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला बेटा, तुम गए अपनी मम्मी से पूछ रहे, मम्मी मेरा ना वो लाल कलर का टी शर्ट नहीं मिलता। तुम्हारी मम्मी बोलेगी वो ना वहां पे वहां रखा हुआ है, वो उस रूम के उस कबर्ड में वहां ऊपर रखा हुआ है। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कहाँ, तो तुम क्या करोगे, उस रूम में तो चले जाओगे और वो कबर्ड भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन अब तुम पूरा कबर्ड देखोगे तुम्हें कहीं समझ में ही नहीं मिलेगा। तो तुम क्या करोगे, तुम हर एक शेल्फ ढूंढने लगोगे। तो उतने सारे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट में से तुम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, सबसेट ढूंढ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सर्च। सर्च मतलब ढूंढना, चाहे पुलिस अपने मुजरिम को ढूंढे, चाहे मैम तुम्हारे पेपर में मार्क्स ढूंढे, एवरीथिंग इज कॉल्ड सर्च। सर्च मतलब ढूंढना। या तुम ही जो ढूंढते हो, तुम बोलते मम्मी मुझे ना मेरा पेन नहीं मिल रहा, मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, तो तुम क्या करते हो, अपना कबर्ड खोलते हो, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी होती है, उसमें से तुम कोई चीज उठा लो, सर्च। या तुम मिठाई की दुकान में गए, है ना, और तुम पूरे मिठाई के सेक्शन को सर्च करते हो इन ऑर्डर टू फाइंड योर फेवरेट मिठाई, है ना। तुम्हारे उसमें पूरी मिठाई लगी हुई है और तुम गए हो, जैसे अगर मैं जाऊंगी वहां पे तो मैं मिठाई की दुकान पे जाती हूँ, तो मेरी फेवरेट मिठाई क्या है, मेरी फेवरेट मिठाई है, एक्चुअली मेरी फेवरेट मिठाई एज सच अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक तो आई लव डोडा बर्फी, मुझे डोडा बर्फी बहुत पसंद है।
डोडा बर्फी मुझे अच्छी लगती है, और मुझे दूसरा अच्छा लगता है जोधपुरी लड्डू, जो होता है ना बूंदी के जो लड्डू होते हैं, बड़े बड़े बूंदी वाले। हाँ, मुझे उसके लड्डू अच्छे लगते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। फिर मुझे अनारकली अच्छा लगता है। अनारकली तुम बोल के अनार मैम दीदी अनारकली कुछ खाने की चीज? हाँ, अनारकली भी मिठाई, बंगाली मिठाई होती है, ठीक है, तो उसे मुझे फिर अनारकली अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे काला जामुन भी अच्छा लगता है। फिर मुझे रसमलाई भी अच्छी लगती है। मतलब बेसिक मेरे ये सारी मिठाई के प्रेफरेंसेस है, ओके। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई भी मिठाई की दुकान, जैसे मैं हल्दीराम चली गई या बीकानेर चली गई, है ना, बीकानेर वाला में चली गई, तो वहां पे इतने सारे मिठाई के वैरायटीज होते हैं, है ना। तो मैं उसमें से क्या करूँ, मैं अपनी पसंद की मिठाई ढूंढूं जो मैं खाना चाहती हूँ। तो मेरा ध्यान कहाँ रहेगा, उस पर्टिकुलर मिठाई को ढूंढने पे। तो दैट इज सर्च। तो चाहे तुम सर्च करो, चाहे तुम कंसंट्रेट करो, चाहे तुम अलर्टनेस में रहो, हर चीज में अटेंशन इज इम्पोर्टेंट। समझे इतनी बात? ओके। अब मान लो तुम अपने स्कूल में गए, तुम अपने भाई बहन को लेने के लिए, छोटे भाई बहन को लेने के लिए स्कूल गए, ठीक है, उसकी बस नहीं आई थी आज, तो उन्होंने स्कूल से फोन किया कि मैम आपको ना आज जाके स्कूल से बच्चों को लेना पड़ेगा, तो तुम चले गए। अब इतने सारे बच्चे एक ही जैसे कपड़े में, तुम्हें अब अपने भाई को बहन को ढूंढना है। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट फिर भी तुम ढूंढ ढूंढ लेते हो। तो ढूंढना इज व्हाट, सर्च, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इन सब चीजों में तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारी मेहनत लगता है, इसलिए अटेंशन को हम एफर्ट एलोकेशन भी कहते हैं, क्योंकि अटेंशन में आप एक एफर्ट डाल रहे हो किसी भी चीज को करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड एफर्ट एलोकेशन। अब अटेंशन में क्या होता है, एक होता है फोकस, एक होता है फ्रिंज। क्या होता है, एक होता है फोकस, एक होता है फ्रिंज, ठीक है जी। तो फोकस क्या होता है, मान लो जो चीज तुम्हें ढूंढनी है ना। फोकस इज लाइक फोकस प्रॉपरली, तुम फोकस, स्पॉटलाइट इफेक्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो व्हेन द फील्ड ऑफ अवेयरनेस इज सेंटर्ड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ इवेंट, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से तुमने मान लिया, तुम्हें ना एक बुक है, हमारे पास एक किताब है, और उस किताब में ना तुम्हें एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है। तो तुम क्या करोगे, फोकस, फोकस क्या करोगे, तुम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढने के लिए तुम पूरा अपना ध्यान लगा दोगे। तो तुम्हारा अवेयरनेस कहाँ है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फोकस। ये फोकस हुआ। अब फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज इज बेसिकली वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा ध्यान उस चीज से हटा रहे, जो तुम्हारा ध्यान उस चीज से डिस्ट्रैक्ट कर। So when the objects or events are away from the center of awareness and one is vaguely aware of them, उसको अपन लोग fringe of attention कहते हैं। वो हमारे ध्यान से बिल्कुल अलग है। जैसे जब तुम पढ़ते हो, है ना, तो तुम क्या करो, जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर लूं, तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो तुम्हारा ध्यान, अगर मैं बोलूँ अवेयरनेस, तो अवेयरनेस के आजू बाजू की जो इतनी सारी चीजें है ना, ये तुम्हारी फ्रिंज बन जाएंगी, और फोकस क्या बनेगा, अवेयरनेस। तो फोकस इज जिस चीज के ऊपर तुम अपना पर्टिकुलर अटेंशन अवेयरनेस जनरेट कर रहे हो, यस। एंड फ्रिंज इज बेसिकली जो उसके आजू बाजू की चीजें हैं, जो सेंटर से तुम्हारा ध्यान अलग कर रही, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज। तो अटेंशन में आपका फोकस भी आ जाता है और फ्रिंज भी आ जाता है। ओके, नाउ अटेंशन के अंदर, अटेंशन जो है काफी तरीके की मतलब टाइप से होता है। सबसे पहला एक तरीका है अटेंशन का, वो होता है सेलेक्टिव अटेंशन, एक होता है सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है। उसके बाद इन सारे अटेंशन जो बेसिकली सेलेक्टिव है और सस्टेन्ड है, इनका हम डिफरेंस, उसका हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन से फैक्टर्स कौन से अटेंशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड बाद में हम एक बात ये भी समझेंगे, अभी तुमने ये काम किया, तुम जरूर करते होगे, स्कूल का काम कर रहे हो और साथ में गाना सुन रहे हो, किया है। तो गाना सुनना एक अलग एक्टिविटी और काम करना एक अलग एक्टिविटी, लेकिन तुम दोनों में क्या कर रहे हो, तुम दोनों साथ में कर रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग या डिवाइडेड अटेंशन। क्यों, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन कभी गाने पे जा रहा है, कभी काम पे जा रहा है, तो तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो रहा है। सम टाइम हम दो अलग अलग चीजों को एक ही टाइम पर अटेंड करते हैं,
एंड दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन। हम लोग डिवाइडेड अटेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम 3 अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लस अपन लोग थ्योरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन क्या, किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना, दैट इज लाइक कंसंट्रेशन और ये सारी चीजें, तो ये हो गया सेलेक्टिव अटेंशन। ओके, सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? इट इज बेसिकली कंसर्न मेनली विद द सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई। बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, उसमें से तुम एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही फोकस करो, बहुत पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करते हो, है ना, उसी के ऊपर तुम ध्यान दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्शन, पर्टिकुलर सिलेक्शन, तो सेलेक्टिव अटेंशन, तुम सब पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे तुम्हारी क्लास की टीचर, तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारी टीचर सेलेक्टिव बच्चों पे ही ध्यान देती है, तो लाइक सेलेक्टिव अटेंशन। ओके, selective attention is concerned mainly with the selection of number of stimuli from a large number of stimuli। ठीक है, तुम्हारी क्लास इज अ लार्ज नंबर, उसमें से कुछ पर्टिकुलर बच्चों पे ही वो ध्यान देती है, दैट इज सेलेक्टिव अटेंशन। तो हमारा जो परसेप्चुअल सिस्टम है, जो हम जहाँ पे मीनिंग मेकिंग करते हैं, जो भी चीजें हम परसीव करते हैं, उसकी जो मीनिंग मेकिंग होती है, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है। कोई भी चीज को रिसीव करना और उसका मीनिंग निकालना, उसको प्रोसेस करना, और वो उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक मोमेंट पे कुछ ही चीजों के साथ डील कर सकता है, यही हुआ ना। Our perceptual system has a limited capacity to receive and process information। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पर वो कुछ ही चीजों के साथ डील कर सकता है। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो जिसके साथ वो परसेप्शन सिस्टम सेलेक्ट होगा और प्रोसेस होगा, वो चीजों का एक फैक्टर है जो हम समझेंगे कैसे आपका स्टिमुलाई आपको कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप परसीव कर सकते हो, कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसकी आप मीनिंग मेकिंग करते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान इजिली जाता है, जो आपके अटेंशन में आता है और वो आपके फिर प्रोसेसिंग में जाता है, आपके परसेप्शन मेकिंग में जाता है। समझ में आया सिलेक्टिव अटेंशन? समझ में आया कि क्या कहने का मतलब है यहाँ पे सिलेक्टिव अटेंशन का? हुँ? बहुत सारी चीजों में से जब तुम पर्टिकुलर चीजों पे ध्यान देते हो, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन। लेकिन ये सिलेक्शन इतना सिलेक्टिव क्यों है, क्यों हम इसको सिलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम अटेंड करते हैं तो उसका हमें कुछ मीनिंग भी निकालना है, तो वो जो मीनिंग मेकिंग का जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत लिमिटेड है। वो एक बार में बहुत चीजों पे ध्यान नहीं दे सकता है, इसीलिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। तो वो कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि हम बहुत कम चीजों पे ध्यान देते हैं, सब पे हम क्या ध्यान क्यों नहीं दे पाते? तो अब हम अपन लोग वो समझते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्टिव अटेंशन। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सेलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। वो चाहे स्टिमुलाई के बारे में भी हो सकते हैं या चाहे इंडिविजुअल के बारे में भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर आपका एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ भी आ सकता है। एक क्वेश्चन तो इसी पे बनता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सिलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूं, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा? स्टिमुलाई के बारे में, है ना। स्टिमुलाई के फीचर्स के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके कलर के बारे में, है ना। अगर हम बाकी चीजों को एक तरफा रखें, तो स्टिमुलाई कितना क्या वो मूव कर रहा है, क्या वो थोड़ा अजीब सा कलर है, वियर्ड सा कलर है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लैशी कलर है। तो ऐसी चीजें जो क्वाइट मूविंग है ना। जैसे मान लो अभी तुम क्लास में बैठे हो, लेकिन अचानक से तुम्हारी क्लास में कुछ चलते हुए है, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होगा, तुम्हारा अटेंशन उनकी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने देखा कि कोई भी चीज अभी बहुत स्टिल थी, लेकिन अब कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट आया है, तो तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ अ स्टिमुलाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, while keeping other things constant, the size, intensity, and motion of stimuli appear to be the important determinant of attention। क्या क्या है attention के important determinants? अगर मैं external factor की बात करूं, size, intensity and motion। अगर मैं size की बात करूं, कोई भी चीज अगर तुम्हें हद से ज्यादा लंबी, ब्राइट और मूविंग दिख जाए, तो उस पे हमारा अटेंशन ज्यादा जल्दी जाता है, ठीक है। जो भी कोई चीज नई सी होती है जिसको हमने आज तक कभी नहीं देखा, उस पर हमारा टेंशन जल्दी जाता है। यस, कुछ ऐसे ह्यूमन फोटोग्राफ्स को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस भी दे देते हैं,
दैन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, थोड़े अजीब से फोटोग्राफ्स होते हैं जिसके ऊपर कुछ वियर्ड सा कुछ होता है ना, उस चीजों पे हमारा ध्यान जल्दी जाता है। या कुछ ऐसे ऑडिटरी स्टिमुलाई थे, कुछ ऐसे साउंड जो हमने कभी पहले कभी नहीं सुने, उसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा जल्दी जाता है एज कम्पेयर टू अगर कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है तो। और अगर कोई चीज अचानक से हो जाए, है ना, और वो बहुत तेज इंटेंसिटी में अचानक से हो जाए, तो उसके ऊपर हमारा टेंशन, जैसे अभी बारिश होती है, बारिश हो रही है तो सब ठीक है, लेकिन अचानक से जब बिजली कड़कती है तो हमारा अटेंशन उस पर चला जाता है कि नहीं, आया ना, कि सडन है और बहुत इंटेंस होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर यही होता है कि स्टिमुलाई का फीचर क्या है, जो हमारे अटेंशन को ग्रैब कर रहा है, हमारे अटेंशन को लेके जा रहा है। समझ में आई बात? सिंपल सी बात है। हाँ, अब तुम्हारे नोटबुक का कवर ना बिल्कुल प्लेन है, प्लेन ब्राउन कवर लगा है, लेकिन अब तुम्हारा दोस्त अलग सा कुछ चटाक सा कुछ कवर लगा के, तुम्हारा क्या ध्यान उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो कुछ नया है, वो कुछ ऐसा अजीब, कुछ फ्लैशी सा है, कुछ बहुत ब्राइट है, तो उस पर तुम्हारा ध्यान अचानक से वो सटाक से जाएगा। अब अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को मे भी तुम कितने बेस को कैटेगराइज कर सकती हो, एक है मोटिवेशनल और एक है कॉग्निटिव। तो मोटिवेशन और कॉग्निटिव फैक्टर जो है हमारे अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मोटिवेशन क्या, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी हमारी बायोलॉजिकल या सोशल नीड है जो हमारे अटेंशन को कैप्चर कर रही है। तो मोटिवेशनल फैक्टर रिलेट टू आवर बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड। जब आप भूखे होते हो तो आपको इवन स्मेल ऑफ फूड भी आपका टेंशन ग्रैब कर लेती है। यस, अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसका एग्जाम चल रहा है, तो वो आप टीचर की इंस्ट्रक्शन पे ज्यादा फोकस करोगे एज कंपेयर टू जो आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। यस, क्यों? क्योंकि वो आपका मोटिवेशन है, उससे आपका गोल अचीव करने में आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प होगी। यस, तो मोटिवेशन फैक्टर इज ऑल अबाउट योर नीड, बायोलॉजिकल नीड और सोशल नीड। अब तुम्हें बहुत प्यास लगी, अचानक से तुमने पानी की फोटो देख ली, क्या तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा, क्योंकि तुम्हारी नीड के हिसाब से तुम्हारा अटेंशन अब ग्रैब हो रहा है। एक हुआ मोटिवेशन, एक हुआ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस चीज में तुम्हारा एटीट्यूड है, जिस चीज के लिए तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, वो सारी चीजें। तो जैसे जो भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज अगर बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो उसको हम अपन लोग जल्दी अटेंड कर लेते हैं, है ना, कुछ अगर नया सा होता है। इवन हम ऐसी चीजों को भी अटेंशन देते हैं जो फेवरेबली डिस्पोज्ड होता है ना, मतलब अपन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उस चीज पे हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। प्रिपरेटरी सेट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हम कुछ स्टिमुलाई को एक तरीके से बिहेव करते हैं उसके साथ और बाकियों को उस तरीके से ट्रीट नहीं करते, मतलब सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन टाइप यू कैन से, कि कोई कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम एक ही तरीके से यूज करते हैं, बाकी को हम उस तरीके से यूज या उस तरीके से नहीं देखते हैं। तो a mental state to act in a certain way and readiness of the individual to respond to one kind of a stimuli and not to others. एक ही तरीके के स्टिमुलाई को आप यूज कर रहे हो, एक ही तरीके के स्टिमुलाई पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे पे आप यूज उसको नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके सेलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है? अब तुम्हें ये भी समझ में आया कि सिलेक्टिव अटेंशन होता क्या है, तुम्हें ये भी समझ में आया कि सिलेक्टिव अटेंशन के ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसके बेसिस पे सिलेक्टिव अटेंशन बना है एंड ये आता है। ये इस चैप्टर में से, अटेंशन वाले जिसमें से अभी तक में ये जो है ये 2 से 3 मार्क्स का आता है। इवन तुम्हारा सेलेक्टिव अटेंशन के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। एक की फैक्टर्स बताओ या थ्योरीज बताओ। तो थ्योरीज वी हैव थ्री थ्योरीज। ठीक है जी? सबसे पहली थ्योरी, मैं थ्योरी डिस्कस करने से पहले आई एम थिंकिंग, अच्छा नहीं, पहले मैं थ्योरीज तुम्हें बताती हूँ, फिर मैं डिवाइडेड अटेंशन पे आऊंगी। ठीक है? थ्योरीज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ऐसी बहुत थ्योरीज हैं जिन्होंने सिलेक्टिव अटेंशन को एक्सप्लेन किया। सिलेक्टिव अटेंशन ने क्या बोला, बहुत सारी चीजों में से आप कुछ पे फोकस करते हो। तो सिलेक्टिव अटेंशन काम कैसे करता है, उसका फ्रेमवर्क हम थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क समझते हैं। तो हमारे पास 3 थ्योरीज हैं एंड याद रखना इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहला है फिल्टर थ्योरी।
फिल्टर, फिल्टर कॉफी वाला थ्योरी नहीं, फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, 1956 में ये थ्योरी आई थी ब्रॉडबेंट ने। फिल्टर क्या होता है, कोई भी खराब चीज को फिल्टर आउट करता है और जो अच्छी चीज होती है उसको हम ले लेते हैं। यस, यही होता है ना फिल्टर। आरओ में फिल्टर लगा होता है, तो उसमें जब भी कोई गंदा पानी आता है तो उसका बहुत सारा प्योरिफिकेशन होता है, वो बहुत सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन, बहुत चीजें होती है। तो जो भी खराब चीजें हैं वो ऊपर रह जाती हैं और अच्छी चीजें अंदर चली जाती है, अच्छी चीजें हम पीते हैं, है ना। वैसे फिल्टर क्या होता है, फिल्टर थ्योरी जो ब्रॉडबेंट ने कहा है उनके हिसाब से क्या, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में सब समझाती हूँ, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ब्रॉडबेंट ने कहा कि हमारा एज ए इंडिविजुअल, हमारे पास जब बहुत सारे स्टिमुलाई आ जाते हैं, जब हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलाई हमारे सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन में जाते हैं, तो वो एक हमारे लिए ना बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएटेड। बॉटल नेक क्या होता है, ऐसा, ये बॉटल है, तो इंफॉर्मेशन यहाँ से जा, एक मिनट, इंफॉर्मेशन, ये बॉटल हुआ, है ना। अब क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब जाती है ना तो ये यहाँ पर आके रुक जाती है, क्यों, क्योंकि ये बॉटल नहीं, यहाँ पर आके ना चीजें स्टक हो गई है इस मोमेंट पे आके। अब कौन सी चीजें अंदर जाएंगी उसको हम देखते हैं कि वो कितना इंफॉर्मेशन यूजफुल है, कौन सा इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, किसके पास स्पेशल एंट्री है जाने की, हम उसी को अंदर जाने देते हैं। तो उसमें से एक या दो ही इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, सब नहीं अंदर जाती है। तो इसलिए तुमने नोटिस किया होगा जब तुम्हारे आजू बाजू बहुत चीजें होती तुम एक दो पे ही ध्यान देते हो, क्यों, क्योंकि सारी तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तुम बस उतने को ही फोकस करते हो, उतना ही तुम्हारे अंदर जाता है जितना तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड फिल्टर थ्योरी। कि जब बहुत सारे स्टिमुलाई तुम्हारे पास आते हैं तो ये तुम्हारे लिए ऐसा बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो तुम क्या करते हो, तुम कुछ ही स्टिमुलाई पे फोकस करते हो और वही तुम्हारे अंदर प्रोसेसिंग के लिए तुम्हारे ब्रेन में जाता है। समझ में आया, यही है फिल्टर थ्योरी। फिल्टर थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय ब्रॉडबेंट इन 1956, जहां पे बहुत सारी स्टिमुलाई जो है एक साथ साथ ही आपके रिसेप्टर में घुसते हैं और इससे एक बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि आप, वो आपके ब्रेन के अब मेमोरी सिस्टम से गो थ्रू करते कि आपने इसको अटेंड किया, तो अब वो प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी में जाएंगे, अभी याद होगी तभी तो प्रोसेस करोगे। तो जब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो प्रोसेस करते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती है, बहुत सारी चीजें सेलेक्टिव फिल्टर में जाती है, जहां पे एक ही स्टिमुलस एक बार में हायर प्रोसेसिंग के लिए जा सकता है। बाकियों का क्या होता है, बाकी जो है वो वहीं रह जाते हैं, बैरिगेट के पीछे रह जाते हैं, बस एक ही अंदर जा पाता है ना। तो अदर स्टिमुलाई आर स्क्रीन्ड आउट एट दैट मोमेंट। तो इसीलिए हम बस एक ही उसी स्टिमुलस के बारे में अवेयर होते हैं जिसको हमने प्रोसेस किया है, जिसको एक्सेस मिला है सेलेक्टिव फिल्टर का। हम बस उसी इंफॉर्मेशन के बारे में, स्टिमुलस के बारे में अवेयर होते हैं। अब समझ में आया फिल्टर थ्योरी क्या होता है। यस, बहुत सारे में से जब एक ही फिल्टर से पास करता है, जब वो सक्सेसफुली उसमें निकल जाता है, उस फिल्टर से निकल जाता है, तो ही हम उस चीज के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बारे में हमें पता होता है। अदरवाइज और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। गॉट इट। कब आई ये थ्योरी, 1956 में। अब 1962 मतलब 6 साल के बाद इसी थ्योरी का एक रिवीजन आया, उसको किया ट्रिसमैन ने, एनिस ट्रिसमैन ने 1962 में किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रॉडबैंड की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। थ्योरी का नाम क्या है, फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी का मतलब क्या है कि यहाँ तक तुम्हें क्या समझ में आया, फिल्टर थ्योरी में जो इंफॉर्मेशन आपकी फिल्टर सेलेक्टिव फिल्टर से पास आउट नहीं हुई वो फिल्टर रह जाता है, वहीं पर एक बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएटेड रहता है, वो जाम कर देता है उसको। यस, क्योंकि वो वहीं रह जाता है। लेकिन फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी ने क्या किया, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं, कुछ स्टिमुलाई ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा वीक होते हैं कि वो इजिली उस चीज से ऐसे गुजर के निकल जाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। ऐसा होता है ना जब तुम किसी क्राउड में जाते हो, तुम किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के अंदर में से भी घुस के निकल जाते हैं आगे की तरफ। यही होता है फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी।
क्या होता है यहाँ पे, द स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई जिसको एक्सेस नहीं मिला था सिलेक्टिव फिल्टर पे, वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर सिर्फ उसको हल्का सा कमजोर कर देता है, और वो कमजोर होने से क्या होता है, वो अंदर फिल्टर की इजीली जा सकता है, सेमी परमिएबल टाइप हो जाता है। द फिल्टर ओनली अटेन्युएट्स देयर स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कम हो जाती है। और कभी कभी कुछ स्टिमुलाई उस फिल्टर के अंदर मैनेज कर लेते हैं क्रॉस करना, उससे escape कर लेते हैं टू रीच अ हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। कहने का मतलब ये है, जब भी आप बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस में होते हो और जब आपका कोई नाम पुकारता है, तो उस नाम को आप सुन सकते हो कि वो नाम इतना धीरे होता है, इतने क्राउड में इतने धीरे इंटेंसिटी पे नाम बोला जाता है, आपको वो सुनाई दे देता है, क्योंकि ये आपका फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी पे सेलेक्टिव अटेंशन है कि आपने अपना नाम सुना, लेकिन आपका नाम कितना धीरे बोला गया है। आपके आजू बाजू बहुत चीजें हैं, लेकिन क्योंकि वो उस आवाज की स्ट्रेंथ इतनी कम थी कि वो उस प्रोसेसिंग से पास होके आपने वो सुना और आपने उस पर रिएक्ट किया। जैसे पर्सनली रेलेवेंट स्टिमुलाई, one's name in collective dinner can be noticed even at a very low level of sound. Such stimuli, even through very fairly weak, may also generate response occasionally by slipping through a selective filter. मतलब वो इंफॉर्मेशन इतनी कमजोर है, इतनी ज्यादा कम है, इतनी पतली है कि वो उस फिल्टर से निकल सकती है। समझ में आया? फिल्टर और फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया दोनों में? The next theory is multimode theory. Multimode theory किसने दी है? इसको दिया है जॉनस्टन एंड हिंस ने 1978 मतलब कब? इस फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी के 16 साल बाद। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, इनके हिसाब से अब कोई अटेंशन जो है, कोई बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट नहीं करता, उसमें कोई फिल्टर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इनके हिसाब से अटेंशन जो है वो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जहां पर किसी भी चीज का अटेंशन, किसी भी स्टिमुलस पे जो हम अटेंशन देते हैं, वो तीन अलग अलग लेवल पे होता है, तीन अलग अलग स्टेजेस पे होता है। सबसे पहला होता है सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। किसी भी स्टिमुलस का हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल इमेज, सेंसरी रिप्रेजेंटेशन मतलब विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, ओल्फैक्टरी, कोई भी तरीके का स्टिमुलाई हम जनरेट करते हैं, उसका एक मेंटल पिक्चर या कुछ एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं उसी स्टिमुलाई के बारे में। सेकेंड क्या होता है, हम उस स्टिमुलाई के बारे में एक मीनिंग मेकिंग करते हैं एट स्टेज टू, द सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन आर कंस्ट्रक्टेड। एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये सेंसरी और सिमेंटिक दोनों ही साइमल्टेनियसली हमारी अवेयरनेस में आता है। तो इसीलिए इस लेवल पे जो ये सेंसरी और, जितना ज्यादा आप किसी पे प्रोसेसिंग करोगे उतना ज्यादा एफर्ट लगेगा, जिस पे ज्यादा आप प्रोसेस करोगे उस पे आपकी ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब मैसेजेस आपके कुछ कुछ स्टेज पे होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो वैसे वैसे जैसे जैसे वो डीप होते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी प्रोसेसिंग भी डीप होती है और इसके एफर्ट्स भी डीप होते हैं। जब मैसेज आपका स्टेज वन पे सिलेक्ट होता है, तो उस पे आपका मेंटल एफर्ट कम लगता है एज कंपेयर टू जब वो थर्ड प्रोसेसिंग पे होता है। कहने का मतलब, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंसरी रिप्रेजेंट करने में कम एफर्ट लगेगा, उसका सिमेंटिक निकालने में हल्का ज्यादा एफर्ट लगेगा। और जब वो सेंसरी और सिमेंटिक दोनों वे में जब आपके उस पर पहुंचेगा ना, आपके कंसाइंस में, आपके अवेयरनेस में, तो उसमें और ज्यादा अवेयरनेस लगेगी, उसमें और ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। गॉट इट? तो ये है आपका पूरा सेलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन के फैक्टर्स क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन की थ्योरीज क्या है। अब इसमें तुम बोलोगे दीदी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी पे भी 4 मार्क का क्वेश्चन यू कैन आंसर। ओके, नाउ मैं तुम्हें बता दूं अब डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है। अब देखो डिवाइडेड अटेंशन क्या है। डिवाइडेड अटेंशन इज बेसिकली जहां पे तुम एक ही टाइम पर दो या दो से ज्यादा दो चीजों को करते हो तो डिवाइडेड अटेंशन, दो से ज्यादा चीजों को करते हो तो मल्टीटास्क। तो डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है, डिवाइडेड अटेंशन जब तुम एक ही काम पर एक ही टाइम पर दो अलग अलग काम करते हो और उसकी वजह से तुम्हारा रोल अटेंशन शिफ्ट होता है एक काम से दूसरे काम। तो जैसे कार ड्राइव करते करते फोन पे बात कर ली, कुकिंग करते करते फोन पे बात कर ली, या दोस्तों से बात कर लिया, कुछ भी ऐसा।
जब भी हम ऐसा देखेंगे तो वो इसमें क्या करते हैं, किसी किसी एक्टिविटीज पे हम ज्यादा एफर्ट डालते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस एक्टिविटी। यस, नाउ इसका इंडिकेट क्या करता है, कुछ ओकेजन पे अटेंशन कैन बी एलोकेटेड टू मोर देन वन थिंग एट द सेम टाइम। और ये कब होता है, क्या तुम शुरुआत में ऐसा कर सकते हो? नहीं, प्रैक्टिस के साथ ही इसको हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस के साथ करोगे तो वो काफी एफर्टलेस हो जाएगा, काफी ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन जब तुम शुरू में करोगे, तुम काफी एफर्ट डालोगे, तुम काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो एफर्टफुल लगेगा। लेकिन जब वो प्रैक्टिस में तुम रहोगे तो वो एफर्टलेस हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ये ना। ना, तो डिवाइडेड अटेंशन में क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के तीन कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला, बिना इंटेंशन के होता है, बिना तुम इसके ऊपर एफर्ट्स डाले, बिना अटेंड किए, बिना ज्यादा दिमाग लगाइए कर सकते हो, अनकॉन्शियसली हो सकता है। और तीसरा, इसमें काफी कम थॉट प्रोसेस लगता है। जैसे तुमको शू लेस बांधने हैं, तो शू लेस बांधने में तुम ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाते। तो ऑटोमेटिक, या कोई भी चीज तुम ऑटोमेटिकली कर रहे हो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सबसे पहली बात, तुमने उसमें बहुत प्रैक्टिस कर ली है। वो तुम किसी इंटेंशन से नहीं करो, वो बिना अटेंशन के इंटेंशन के होता है। वो बिना, वो अनकॉन्शियसली होता है, तुम उसके बारे में काफी ज्यादा कॉन्शियसली नहीं सोचते हो। एंड द थर्ड थिंग इज, उसके अंदर अनकॉन्शियसली तो काफी कम थॉट प्रोसेस होगा। सिंपल, डिवाइडेड अटेंशन खत्म। ठीक है। अब कमिंग टू द स्पैन, दैट इज सस्टेन्ड अटेंशन। यस, सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है? एक तुमने पढ़ा सिलेक्टिव अटेंशन, क्या बहुत सारी चीजों में तुम एक पर्टिकुलर चीजों पे फोकस कर रहे हो। सस्टेन्ड क्या होता है? जहाँ पे सेलेक्टिव अटेंशन इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ अ स्टिमुलाई, सस्टेन अटेंशन जो है वो कंसंट्रेशन के साथ डील करता है। कंसंट्रेशन क्या, बेसिकली आपका अटेंशन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी इवेंट पे एक लंबे ड्यूरेशन तक डालना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन या सस्टेन्ड अटेंशन। ये सस्टेन्ड अटेंशन का डेफिनेशन। इसको कभी कभी हम विजिलेंस भी बोलते हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसे टास्क होते हैं, तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है? कौन समझ में आया सस्टेन अटेंशन क्या? किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक लंबे समय तक, लॉन्गर ड्यूरेशन तक उस पे तुम अपना ध्यान लगाए रहो, दैट इज कॉल्ड सस्टेन अटेंशन, कंसंट्रेशन। क्या होता है, कुछ लोग को तुमने देखा है कि उन लोगों का काम ही ये होता है कि वो बिल्कुल ध्यान लगा के एक स्क्रीन पे देखते रहे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को देखा है, जो एयर फ्लाइट्स को कंट्रोल करते हैं, एटीसी जिसको हम बोलते हैं, उनका सस्टेन अटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका विजिलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या जो रडार रीडर्स हैं, ये सब इसके बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हल्का सा भी अलग कुछ भी हुआ, वो कौन विजिलेंट है, वो अलर्ट है, उनको पता होता है कि अगर कुछ भी हुआ हमें रिपोर्ट करना है। तो उनका ध्यान बिल्कुल लंबे समय तक अपने इस मॉनिटर पे होता है ना। तो ये होता है, क्या करता है वो, प्रॉपरली आपको कॉन्स्टेंटली स्क्रीन मॉनिटर करते रहते हैं। कोई भी अगर सिग्नल आया तो उनके लिए वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, और अगर अनप्रिडिक्टेबल है तो एरर्स भी उसमें हो सकते हैं। तो इस चीज में इनका विजिलेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे तुमने सेलेक्टिव अटेंशन के कुछ फैक्टर्स पढ़े, उसी तरीके से हमारे सस्टेन अटेंशन के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। सस्टेन अटेंशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सस्टेन अटेंशन डिपेंड करता है तुम्हारे टाइम पे, कितना टाइम का वो ऑब्जेक्ट है, कितनी क्लैरिटी है उस ऑब्जेक्ट में, कौन सा सेंस मोडालिटी हम यूज कर रहे हैं, है ना। ये सारे और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको वो करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फैक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हें इन एडवांस बता दूं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सस्टेन्ड अटेंशन, सबसे पहला फैक्टर है जो उसको इनहांस करता है या कम करता है, तो वन इज सेंसरी मोडालिटी। सेंसरी मोडालिटी क्या, कि कौन से सेंसरी सिस्टम में सबसे ज्यादा सस्टेन अटेंशन हो सकता है और किससे बहुत कम हो सकता है। तो अगर मैं सेंसरी मोडालिटी की बात करूं, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा उसमें होती है जहां पे आपको सुनना होता है एज कंपेयर टू जहां पे आपको देखना होता है। क्योंकि आप कोई चीज सुन रहे हो और उसमें सुनने में अलग से कहीं भी खटाक से कुछ भी अलग सा अनयूजुअल लगेगा, आपका अटेंशन डायरेक्ट वहां चला जाएगा। तो
सुनना इज मच मोर सुपीरियर देन वॉचिंग। यस, सेंसरी मोडालिटी सबसे पहला फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, दूसरा होता है क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई कितने इंटेंसिटी पे है, कितना लंबा है, उस पे हमारा ये सस्टेन अटेंशन इम्पैक्ट करता है। यस, तीसरा टेम्पोरल अनसर्टिनिटी। टेम्पोरल मतलब टाइम अनसर्टिनिटी, वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है ना। जब भी हमें पता है कि कोई चीज रेगुलर रेगुलर इंटरवल पे आएगी तो उसमें हमारा ध्यान इजीली जा सकता है, लेकिन अगर हमें पता है कि ये चांस अभी आया, फिर कुछ समय के बाद आएगा, कब आएगा हमें नहीं पता, उस पे हमारा सस्टेन अटेंशन काफी अफेक्ट करता है। तो एक गुड अमाउंट ऑफ इन टाइम इंटरवल होना बहुत जरूरी है, रेगुलर टाइम इंटरवल होना। अगर स्टिमुलाई आपको एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आ रहा है, अपीयर हो रहा है, तो दैट इज क्वाइट अच्छे से आप उसको अटेंड कर पाओगे एज कम्पेयर टू जो इरेगुलर इंटरवल पे आ रहा है। और एक होता है स्पेशल अनसर्टिनिटी। स्पेशल अनसर्टिनिटी का मतलब होता है अगर कोई स्टिमुलस एक फिक्स प्लेस पे बिल्कुल वो हो गया, फिक्स प्लेस पे अटैच्ड है, तो उसके ऊपर हमारा जो अटेंशन है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जिनका लोकेशन बार 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 चेंज होता है, तो उस पे सस्टेन अटेंशन करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो कोई भी चीज अगर फिक्स्ड है, ऑडिटरी है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो उसके ऊपर अपन लोग का सस्टेन अटेंशन अच्छा रहेगा। यस, इस अब देखो अटेंशन खत्म हो चुका है, क्यों? मैंने तुम्हें बोला था अटेंशन आज खत्म हो जाएगा। अटेंशन की कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, है ना। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वन कैन readily attend to in a single glance is used to design the number of plates and motorbike and cars so that a traffic police can easily notice them in the case of traffic rule violation, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि एक ही झलक में आप बहुत चीजों को अटेंड कर लेते हो, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, है ना। जो अभी भी आपकी कार ने रूल तोड़ा, है ना, तो क्या होता है, आपकी कार भागी आगे गई और आपने सिग्नल तोड़ के आप भागे कुछ लेकर, लेकिन आपके पीछे आप पुलिस वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आपकी गाड़ी का नंबर याद रहता है। तो वो अटेंशन होता है, गाड़ी का नंबर एक पर्टिकुलर उनको पता होता है ना। या कुछ कितने जो पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ नंबर जो स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इट इज ड्यू टू अटेंशन। तो हम ये दोनों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, ये इनके इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहला स्पैन ऑफ अटेंशन, अटेंशन स्पैन। आपका अटेंशन स्पैन कितना है, आप एक टाइम पे कितनी चीजों को रेडिली याद कर सकते हो, समझ सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, वो मतलब अटेंड कर सकते हो, ये हुआ आपका अटेंशन स्पैन। तो आवर अटेंशन हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू रिसीव स्टिमुलाई। लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है। एक इंसान एक टाइम पर बहुत कम चीजों को ही एक्सपोज कर सकता है, बहुत ही कम चीजों को पे ऊपर ही ध्यान उसका जा सकता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वन कैन अटेंड टू एट अ ब्रीफ एक्सपोजर दैट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। बहुत सारी चीजें तुम्हें एक टाइम पे थी, तुमने कितने पे ध्यान है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। ठीक है, स्पैन ऑफ अटेंशन की बात करें तो कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप एक बार में कलेक्ट कर सकते हो, इसको डिटरमिन करने के लिए वी हैव एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड टैचिस्टोस्कोप। टैचिस्टोस्कोप इसी के ऊपर होता है, जहां पे मिलर थे। मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें ये बताया था कि हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो 7 + -2 है। 7 + -2 का मतलब क्या हुआ, 7 + -7 का मतलब क्या है, 5 to 9। अगर मैं वर्ड नंबर्स की बात करूं तो हम 5 to 9 नंबर्स एक टाइम पे याद रख सकते हैं। हम 5 to 9 एक किसी का फोन नंबर किसी का याद रख सकते हैं, किसी की अगर गाड़ी का नंबर है तो हम उसके नंबर को याद रख सकते हैं। तो हमारा अटेंशन इतना है कि हम एक टाइम पर 5 to 9 नंबर्स को हम समझ सकते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन जो है इस 7 + -2 पे वेरी करता है। यस, कॉल्ड मैजिक नंबर। इसका मतलब एक टाइम पे कोई भी इंसान 5 से 7 नंबर या एक्सटेंडिंग टू 9 और मोर तक अपना ध्यान उस पे दे सकता है। उनका ध्यान इतने रेंज के नंबर्स पे तो चला ही जाएगा, इतने रेंज के स्टिमुलाई पे तो जा ही सकता है। इसी की वजह से
जितने भी मोटर बाइक या कार होते हैं उनके नंबर प्लेट पे 4 ही डिजिट नंबर होते हैं कुछ अल्फाबेट के साथ। तो अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो ट्रैफिक पुलिस इजीली उसको पढ़ सकती है, उस नंबर को नोट कर सकती है, ये याद रख सकती है और उसके पीछे भाग सकती है अलोंग विद द अल्फाबेट। इसीलिए ये है हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन। कहने का मतलब था इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि तुम्हारा स्पैन ऑफ अटेंशन कितना स्पैन है। तो 7 + -2 किसने दिया है? मिलर ने दिया है। कौन सा मेथड यूज हुआ है? टैटिस्टोस्कोप यूज हुआ है। ठीक है। एंड द लास्ट फॉर द टुडे इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको हम एडीएचडी बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब उस बच्चे में अटेंशन की कमी है। हाइपर एक्टिविटी ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा ही एक्टिव है। मोर हाइपर मतलब नॉर्मल भी नहीं है, हाइपरली है। क्लास में आराम से नहीं बैठ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। मतलब कुछ नहीं कर सकते का मतलब आराम से बैठ ही नहीं पाता है। हमेशा वो उसको बस वो मूव करते रहता है, कुछ ना कुछ उसका मूव करते, उसका ध्यान बहुत कम है। तो ये बच्चों में देखा जाता है एडीएचडी। जो तुम 12th में जब जाओगे तो उसमें चैप्टर 4 में आप एडीएचडी के बारे में पढ़ोगे। ये पढ़ के अपन लोग की क्लास अच्छी खत्म हो जाएगी। तो एडीएचडी क्या है? बहुत ज्यादा कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो हम हर स्कूल के बच्चों में देखते हैं। ऐसा होता है कि बहुत बार हर तरीके के बच्चे ना शांति से बैठ नहीं पाते, तो हमेशा मूव करते रहते, तो हमें लगता है उनको एडीएचडी है। लेकिन इसकी टेस्टिंग होती है जिसके बेसिस पे हम एडीएचडी के नतीजे पे पहुंच सकते हैं। क्या होता है इसके अंदर? एक होती है इम्पल्सिविटी, एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी और इनएबिलिटी टू अटेंड। बेसिकली इम्पल्सिविटी, कोई भी चीज हड़बड़ाहट में, किसी चीज में रुक नहीं पाते, तो फटाफट करना है। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी मतलब बस करना है, कुछ तो करना है ना, शांति से बैठ नहीं सकते। एंड इनएबिलिटी टू अटेंड, अटेंशन बहुत कम होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है? ये सबसे ज्यादा बॉयज में होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अगर इसको हमने ठीक से मैनेज नहीं करते हैं तो ये बड़े होके लोगों में और भी ज्यादा फैल जाती है, फैल जाती है एज इन बड़े लोगों में भी इसकी प्रॉब्लम आ सकती है जिसको बचपन में हमने ट्रीट नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है कि अटेंशन हम सस्टेन नहीं करते, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन इसका एक सेंट्रल फीचर है। सबसे पहली बात क्या? सस्टेन नहीं कर पाते हैं अटेंशन को, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है? बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। कुछ भी अभी कुछ सुन रहे हैं, कुछ अचानक से खट से आवाज आई, वहां पे उनका ध्यान चला जाएगा। उसके बाद जो भी टीचर बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स के साथ साथ में नहीं चल पाते हैं, दोस्तों के साथ साथ में काम नहीं कर पाते, स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बात सुन नहीं रहे ध्यान से, है ना। उसके बाद रीडिंग और लर्निंग में काफी डिफिकल्टी होगी, एज इफ उनका कोई इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं। ठीक है। स्टडीज ने अभी तक ऐसा कोई बायोलॉजिकल बेसिस का एविडेंस नहीं दिया है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स, इस डिसऑर्डर का रिलेशनशिप डाइट, न्यूट्रिशन, इन सब चीजों के साथ डॉक्यूमेंट किया गया है ना। ऑन द अदर हैंड जितने भी साइकोलॉजिक साइको सोशल फैक्टर्स हैं ना, फैमिली और होम एनवायरनमेंट, ये सब में एडीएचडी का काफी ज्यादा रोल पाया गया है एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर। तो इसके एडीएचडी होने के बहुत ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई एक इफेक्ट जरूरी नहीं है वही होगा। ठीक है। इसके ऊपर एक डिसएग्रीमेंट हुआ है ऑन द यूजेस ऑफ ड्रग। अगर एडीएचडी से हम, अगर बुखार हमें हुआ, बॉडी पेन हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? पैरासीटामोल है, यस, पीसीएम है। तो हाँ, पीसीएम ही बोलते हैं, तो पीसीएम यूज करते हैं। लेकिन एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास एक ड्रग है। उसके ऊपर काफी डिसएग्रीमेंट हुआ क्योंकि उसके काफी साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले, उसकी वजह से उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है कि क्या हमें इसको यूज करना चाहिए। तो एक ड्रग है दैट इज कॉल्ड रिटालिन। ठीक है। रिटालिन जो है वो काफी ज्यादा यूज करा जाता है क्योंकि इससे बच्चे की जो ओवर एक्टिव, जो हमेशा वो हाइपर एक्टिव रहता है ना, वो कम हो सकता है। और जो बच्चे की डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये कम हो तो अटेंशन बढ़ जाएगा, और अटेंशन बढ़ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये आपका प्रॉब्लम क्योर नहीं करता है, और इसकी कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे आपका नॉर्मल ग्रोथ और वेट जो है वो सप्रेस हो जाता है साथ में। ठीक है। इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स है, तो इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसके बजाय आप कुछ बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक्स दे सकते हो।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, लर्निंग मटेरियल की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, जिससे कि गलतियां कम हो, फीडबैक ज्यादा हो और इमीडिएट फीडबैक आप दो, है ना। और ये सारी चीजें कि बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो उससे ज्यादा जो वो अच्छा कर रहा है उसको आप उसमें शाबाशी दो, अप्रिशिएट करो। इससे क्या होता है, बच्चा वो काम और करेगा, है ना। अगर हम सक्सेसफुल मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसमें बच्चे की जो सीबीटी एक कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है, जहाँ पे जो भी उसने सही जो हम चाहते हैं वो करे, जो वो बिहेव करे जिस तरीके से, अगर वो वैसे करता तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। अलोंग विथ हम उसको कुछ सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि रुको, सोचो और फिर करो, क्योंकि उसका दिमाग उछल रहा है, तो उस उछलने वाली चीज को रोकने के लिए हमें उसको थोड़ा सा शांत रखना जरूरी होता है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो अटेंशन है वो कम शिफ्ट करता है और वो और सोच समझ के बिहेव करते हैं। एडीएचडी समझ में, एडीआई नो मैंने बहुत ज्यादा क्विकली पढ़ा है, मैंने बहुत जल्दी में पढ़ा है, लेकिन एडीएचडी के ऊपर आप 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एडीएचडी क्या होता है। तो एडीएचडी छोटे बच्चों में देखा जाता है, बच्चों में बेसिकली देखा जाता है। एडीएचडी के फीचर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये बच्चा डिस्ट्रैक्टेबल होता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता है, एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाता है, डिस्पाइट हैविंग अ नो डेफिसिट इन द इंटेलिजेंस। कौन कौन से फैक्टर्स उन्होंने दिखाए हैं जिस वजह से होता है, कौन सा ड्रग वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हम क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिससे कि एडीएचडी कम हो। तो अगर एडीएचडी पे 4 मार्क क्वेश्चन आता है, 3 to 4 मार्क अगर आएगा तो आपको ये लिखना। ओके, तो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर अटेंशन टुडे। ठीक है, अटेंशन तुमने भी अच्छा अटेंशन दिया, मैंने भी तुम्हें बहुत अटेंटिवली पढ़ा है। यस, इसी के साथ अपन लोगों का अटेंशन खत्म हो गया है। मैंने बोला था कि एक क्लास में मैं अटेंशन करवा दूंगी। अब तुम्हारा अगर ये चैप्टर देखो तो तुम्हारा इतना ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ, आधा चैप्टर मेरा खत्म हो गया है। अब बचा है इतना और, इसको भी हम आने वाले 3-4 क्लास में खत्म कर देंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ चैप्टर। अभी तो बहुत दूर है, लेकिन मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम्हें अटेंशन समझ में आया। कुछ ऐसा तो नहीं था जो तुम्हें समझ में नहीं आया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब समझ में आया। यस, अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अपन लोग इसका अगर जो भी तुम्हें डाउट होगा जस्ट आस्क मी, मैं इसके ऊपर एक चैप्टर तुम्हारे लिए मतलब जो भी तुम्हें समझ में नहीं आया मैं तुम्हें अलग से समझा भी दूंगी। तुम मुझे बस मेल कर दो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई होती है, तुम मुझे उसमें बस डाउट में लिख दो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, समझ में आगे जो मन है वो लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन बस मुझे बता दिया करो कि उससे मुझे पता चले कि यस आपको समझ में आया कि नहीं। गॉट इट। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा जितना आज मैंने तुम्हें अटेंशन पूरा समझाया तुमने उसको अटेंशन के साथ देखा होगा, है ना, सस्टेन अटेंशन लगाया होगा, सिलेक्टिव नहीं किया होगा, सिलेक्टिव चीजें ही देखी होंगी वो नहीं किया होगा, है ना, अच्छे से समझा होगा। जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब अपन लोग मिलेंगे कल जहां पे हम लोग शुरू करेंगे परसेप्चुअल प्रोसेसेस। यस, तो कल हम परसेप्शन के बारे में शुरू करेंगे। अब हमने सेंसेशन समझ लिया, हमने अटेंशन समझ लिया, अब हम परसेप्शन समझेंगे। कल हम परसेप्शन शुरू करेंगे एंड होपफुली 3 से 4 लेक्चर में हम इसको भी खत्म कर लेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखें, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार ध्यान से देख लें, उसके ऊपर एक नजर डाल लें कि तुम्हें कुछ नया ना लगे, है ना, तुम्हारा रिवीजन हो जाए। जितना मैंने पढ़ाया है उसको साथ साथ में पढ़ो, साथ साथ में समझो, कहीं भी डाउट लगे उसको लिख लो और मुझे उसकी फोटो खींच के मेल पे भेज दो, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। ओके, सो क्लास, सी यू टुमारो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, यहीं पर, कहीं जाइएगा मत। वी विल मीट ईच अदर टुमारो। टिल देन बहुत सारा ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, स्टे सेफ एंड लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।